आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 एंड ऑफ द रोड। ये लेसन एक इस्लामिक स्कॉलर, राइटर, जर्नलिस्ट मोहम्मद असद ने लिखा है। मोहम्मद असद एक पॉलिश जू घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम हो गए और 1926 में तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया का सफ़र किया। 6 साल तक वहाँ पर रहे। जो रॉयल हाउस था उसमें उनकी एक्सेस थी, इब्न सऊद के साथ ताल्लुकात थे। फिर वो कोई 6 साल वहाँ गुजारने के बाद हिंदुस्तान में, चूँकि उस वक़्त 1934 में यूनाइटेड इंडिया था, तो वो यहाँ भी आए। अल्लामा इकबाल से उनकी मुलाकात हुई। अल्लामा साहब ने उन्हें मुसलमानों के लिए काम करने का कहा। वो यहाँ पर पाकिस्तान में रुक गए। फिर वो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे। फिर UNO में पीस मिशन के वो सरबराह भी रहे। तो 1954 में उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी पर एक बुक लिखी जिसका नाम था द रोड टू मक्का। उस बुक का आखिरी चैप्टर है एंड ऑफ द रोड, जिसको यहाँ हमारी ADS की बुक में शामिल किया गया है। एंड ऑफ द रोड, सफ़र का इख्तिताम या मंजिल मकसूद। इस चैप्टर में, इस ऐसे में मोहम्मद असद अपने हज के सफ़र की रुदात लिखते हैं, अपने हज के सफ़र की कहानी बताते हैं। तो ये याद रखिए, 1926 आज से तकरीबन 100 साल पहले का अरेबिया और वहाँ की सफ़री मुश्किलात और वहाँ का जो उस वक़्त का प्योर अरब कल्चर था, वो हमें इस ऐसे में नज़र आएगा। तो आइए लेसन को पढ़ते हैं। वी राइड, हम सवार होते हैं, एंड एवरी स्टेप ऑफ द ड्रोमेडरीज ब्रिंग्स अस नियर टू द एंड ऑफ आवर रोड। ड्रोमेडरीज अरबी ऊँटों को कहते हैं, क्योंकि उस वक़्त अगरचे ट्रांसपोर्ट ईजाद हो चुकी थी, बसेस ईजाद हो चुकी थी, और सऊदी अरेबिया में भी कोई इक्का दुक्का बस जो है वो सफ़र करती थी, लेकिन ज़्यादातर जो हज का सफ़र है वो ऊँटों के ज़रिए होता था। तो राइटर लिखते हैं, वी राइड, हम सवार होते हैं, एवरी स्टेप ऑफ द ड्रोमेडरीज, और ऊँटों का एक एक कदम, ब्रिंग अस नियरर टू द एंड ऑफ आवर रोड, हमें अपनी मंजिल मकसूद के करीब तर करता जाता है। वी राइड फॉर डेज थ्रू द सनलिट स्टेप। वी राइड फॉर डेज, हम कई दिनों तक सफ़र करते हैं ऊँटों पर सवार होकर, थ्रू द सनलिट स्टेप। सनलिट, सूरज से रोशन, स्टेप, दूर दूर तक फैले हुए जो सब्ज़ाज़ार हैं, वहाँ से हम गुजरते हैं। सब्ज़ाज़ार से मुराद ये है कि दूर दूर जो झाड़ियाँ नज़र आती हैं, दूर दूर जो कहीं पर, ज़ाहिर है अरब की सरज़मीन डेज़र्ट नुमा है और वहाँ पर कहीं कहीं पर झाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो उस वसीओ अरीज़ मैदान में से हम कई दिनों का सफ़र तय करते हैं। वी स्लीप एट नाइट अंडर द स्टार्स, हम आसमान तले रात को सोते हैं। एंड अवेक इन कूलनेस ऑफ डॉन, और सहरी की ठंडक यानी सुबह सुबह, ठंडी सुबह को हम बेदार होते हैं। एंड स्लोली आई अप्रोच द एंड ऑफ माई रोड, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता हूँ। अब ये जो ऑटोबायोग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है उनका, एंड ऑफ रोड, इसमें आप महसूस कर सकते हैं कि ये एक सफ़र अकीदत है। एक न्यू कन्वर्ट है, उसे मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मरकज़ है, मुसलमानों की इबादत का मरकज़ है, मुसलमानों की यूनिटी का मरकज़ है, तो उस शहर को देखने की तड़प, और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत की तड़प, ये उसके जहन में है। और वो सफ़र की मुश्किलात अगरचे उनसे इनकार मुमकिन नहीं है,
लेकिन ये जो ज़ौक़ है, ये जो शौक़ है और ये जो अक़ीदत का सफ़र है, तो उसकी तड़प हमें इस पैराग्राफ में नज़र आती है कि सफ़र ऊँटों का मुश्किल, वो सूरज की गर्मी से दहकने वाले मैदान दूर दूर तक, और ज़ाहिर है ऊँट पर सवार होकर सफ़र करना कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन चूँकि ये एक आगे मंजिल शौक़ की मंजिल है, अक़ीदत की मंजिल है, एहतराम की है, मज़हब की है, वो मंजिल मकसूद है, तो इसलिए उसको राइटर सख्तियों के बावजूद इंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं, देयर हैज़ नेवर बीन एनी अदर रोड फॉर मी। इस मंजिल, इस शाहराह से हटकर कोई और शाहराह मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी। ऑल्दो आई डिड नॉट नो इट फॉर मैनी ईयर्स, अगरचे मैं इसको कई सालों से नहीं जानता था। यानी 1926 में वो कन्वर्ट हुए हैं और उसके बाद अगले साल उन्होंने सफ़र का इरादा किया, तो ये इससे पहले उनके जहन में ये नहीं था कि मक्का की तरफ सफ़र करना और ये रोड भी कहीं उनको लेकर जाएगा। मक्का हैज़ ऑलवेज बीन माई गोल, मक्का हमेशा मेरी मंजिल रहा है। अब मक्का हमेशा मेरी मंजिल रहा है, इससे मुराद ये है, देखिए राइटर एक यहूदी घराने में पैदा हुए हैं, उनके फादर यहूदी थे, उनकी मदर यहूदी थी, फिर वो उस माहौल से निकलकर एक नए मज़हब की तरफ आए हैं, तो ये ज़ाहिर है सच की तलाश में उनका जहन ज़रूर घूमता रहा होगा, और यही सच की तलाश को उन्होंने सिंबॉलिकली मक्का कहा है, और फिज़िकली भी अब उनका सफ़र मक्का की तरफ है कि मक्का हमेशा से मेरी मंजिल रही है। इट कॉल्ड टू मी, ये शहर मुझे पुकारता रहा है, लॉन्ग बिफोर माई माइंड बिकेम अवेयर ऑफ इट, इससे पहले कि मेरे जहन ने इसकी पहचान की। मतलब जिस वक़्त वो यहूदी थे, उन्हें अपने मज़हब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती थी जिनकी तरफ वो इंक्लाइंड नहीं थे, जो उनको नेचर के मुताबिक नज़र नहीं आती थी। तो ये बेसिकली सिंबॉलिकली वो बता रहे हैं कि मक्का एक मैग्नेटिक पावर की तरह उनको अपनी तरफ खींच रहा था, यानी मज़हब इस्लाम उनको अपनी तरफ बुलाना चाह रहा था। फिर आगे कहते हैं कि लॉन्ग बिफोर माई माइंड बिकेम अवेयर ऑफ इट विद अ पावरफुल वॉइस, यानी बड़ी एक ताकतवर आवाज़ के साथ मक्का मुझे पुकारता रहा। माई किंगडम इज़ इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड टू कम, मेरी सल्तनत इस दुनिया में भी है और आने वाली दुनिया में भी है। माई किंगडम वेट्स मैंस बॉडी एज वेल एज फॉर हिज सोल, मेरी किंगडम में, मेरी सल्तनत में ये जिस्म भी है और ये रूह भी है। एंड एक्सटेंड्स ओवर ऑल दैट ही थिंक्स एंड फील्स, डज हिज कमर्स एज वेल एज प्रेयर। और इंसान की ये जो रूहानी और जिस्मानी सल्तनत है, ये फैलती जा रही है जो ही इंसान सोचता है, महसूस करता है, चाहे वो कोई कारोबार कर रहा है, कोई तजारत कर रहा है, एज वेल एज हिज प्रेयर, या कोई इबादत कर रहा है, हिज बेड चेम्बर एज वेल एज हिज पॉलिटिक्स, या वो किसी साथी से गुफ्तगू कर रहा है या किसी पॉलिटिक्स में है, तो उससे हर तरफ से एक रूहानी और जिस्मानी बुलावा है। और ये जो बात उन्होंने की है, ये दरअसल एक ट्रू मुस्लिम की पहचान है कि एक ट्रू मुस्लिम की ज़िंदगी सारी की सारी वो खुदा की और खुदा के रसूल की तालीमात के मुताबिक होती है। वो बिज़नेस कर रहा हो, वो सियासत कर रहा हो, वो किसी से गुफ्तगू कर रहा हो, वो किसी से ताल्लुकात बना रहा हो, किसी से ताल्लुकात तोड़ रहा हो, तो उसकी उसमें अपनी ज़ाती राय कम होती है और खुदा और रसूल की जो तालीमात हैं उनका अमल दखल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कहते हैं, माई किंगडम नोज नीदर एंड नॉर लिमिट्स, और मेरी जो सल्तनत थी इसकी ना तो कोई हद थी और ना ही इसका कोई इख्तिताम था, ना कोई इसकी हदूद थी, ना इसका कोई आखिरी सिरा था। अब ये चूँकि बड़ी ही गहरी बातें हैं, बड़ी सिंबॉलिकली राइटर ने इनको बयान किया है, तो जो मुसलमान है वो अगर गौर करे तो उसका जो खुदा और रसूल से ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर वो इस यूनिवर्स से भी बड़ा है, उसकी हद कोई नहीं। ये अगर वो जिस्मानी दुनिया से फना की तरफ जाता है
तो वो फना उसको हमेशा के बका की तरफ ले जाता है। तो फिर ये इतनी वसी उसकी सल्तनत है कि जो कहीं पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर कहते हैं एंड व्हेन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर जब कई सालों से ऑल दिस बिकेम क्लियर टू मी, मुझे ये वाज़ेह होता चला गया, आई न्यू वेयर आई बिलोंग्ड, और मुझे पता चलता गया कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है। आई न्यू, मैं जान गया दैट द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम हैड बीन वेटिंग फॉर मी एवर सिंस आई वॉज बोर्न, कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो ये इस्लामी अखुवत मुझे पुकार रही थी, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। एंड आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम, लिहाजा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। द डिज़ायर ऑफ माई अर्ली यूथ, ये मेरी इब्तदाई जवानी की ख्वाहिश भी थी, टू बिलोंग टू अ डेफिनेट ऑर्बिट ऑफ आइडियाज़, कि मैं एक ख्यालात के मरकज़ से जुड़ जाऊँ, टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ब्रदरन, और मैं भाईचारे की, ब्रदरन जो दीनी भाई होते हैं, मजहबी भाई होते हैं, उनको ब्रदरन कहते हैं, तो मैं एक उस भाईचारे का हिस्सा बन जाऊँ, हैड एट लीस्ट बीन फुलफिल्ड, और फिर मेरा ये ख्वाब, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इस पैराग्राफ में राइटर ने अपने एक रूहानी लिंक को बयान किया है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक़्त भी एक कशिश ऐसी थी जो उनको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, जो उनको अपनी तरफ खींच रही थी, और वो समझ रहे थे कि वो किसी ऐसे ऑर्बिट के साथ अटैच हो चुके हैं कि उनका महवर मरकज़ कोई ऐसी ताकत ज़रूर है, वो ताकत जो इंसानों को भाईचारे की लड़ी में परोती है, और वो ताकत जो आइडियाज़ को इकट्ठा करके इन तमाम इंसानों को एक जैसी मंजिल की तरफ ले जाती है। और राइटर कहते हैं कि बिल आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। स्ट्रेंजली इनफ, मगर अजीब बात यह है, परहैप्स नॉट सो स्ट्रेंज एफ वन कंसीडर्स व्हाट इस्लाम स्टैंड्स फॉर, और शायद इतना अजीब नहीं अगर बंदा गौर व फिक्र करे कि इस्लाम है क्या। माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ मुस्लिम वाज वन ऑफ ब्रदरहुड, और मेरा जो पहला तजर्बा था मुसलमानों के साथ वो मुसलमानों का भाईचारा था, उनकी अखुवत थी। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मज़हब इंसान को एक ऐसी लड़ी में परो देता है, एक ऐसी चेन में बांध देता है कि उसका कल्चर कोई भी हो, उसकी ज़ुबान कोई भी हो, उसकी जियोग्राफी कोई भी हो, उसकी रेस कोई भी हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, वो एक ब्रदरहुड में अपने आप को फील करता है। और ख़ास तौर पर जिस वक़्त हज के मौका पर मुसलमान वहाँ अल्लाह के घर में हाजिर होता है तो एक जैसा लिबास पहनकर, एक जैसी वो बोली से, यदि अल्लाह के सामने हाज़िरी के लिए जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हैं, इससे वो सारे उसके रंगो नस्ल के, तहजीब व सकाफ़त के जितने डिफरेंसेस होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं, और पूरे के पूरे मुसलमान, दुनिया भर से मुसलमान एक भाईचारे की उस लड़ी में परोए जाते हैं कि जो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है और जिसका जिक्र यहाँ पर इस राइटर ने किया है। इन द फर्स्ट डेज ऑफ जनवरी 1927, 1927 के जनवरी के आगाज़ में, आई सेट आउट अगेन, मैं फिर सफ़र पे रवाना हुआ, दिस टाइम अकम्पनीड बाई एल्सा एंड हर लिटिल सन, एल्सा और उसके छोटे बेटे के साथ। एल्सा राइटर की बीवी थी और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ये अपनी वाइफ और उसके साबका शोहर से बेटे के साथ ये रवाना हुए फॉर द मिडल ईस्ट की तरफ। एंड दिस टाइम आई सेंस्ड इट वुड बी फॉर गुड, और मुझे एहसास हुआ कि शायद ये अब हमेशा हमेशा के लिए होगा, ये मेरा सफ़र शायद वहाँ जाने के लिए कोई आखिरी सफ़र होगा। फॉर डेज, कई दिनों तक, वी वॉयज्ड, हमने समुद्री सफ़र किया, थ्रू द मेडिटेरेनियन, बहीरा रोम से, थ्रू अ शिमरिंग सर्कल ऑफ सी एंड स्काई, एक चमकते हुए, शिमरिंग चमकते हुए दायरे से, ऑफ सी एंड स्काई, समुंदर और आसमान के दायरे में, यानी नीचे एक वसी और इस समंदर और ऊपर आसमान, इसके दौरान हमने सफ़र किया। समटाइम्स ग्रीटेड बाय डिस्टेंट कोस्ट, कभी कभी हमारा सामना होता था। ग्रीट का मतलब सलाम करना, ग्रीट का मतलब मिलना, ग्रीट का मतलब सामना होना, यहाँ मतलब आमना सामना होना।
डिस्टेंट दूर दराज के कोस्ट साहिलों से हमारा सामना होता था, एंड बाई द स्मोक ऑफ शिप्स, और कभी कभी किसी शिप का जो दूसरा शिप आ रहा होता था उसके स्मोक से दैट ग्लाइडेड पास्ट, जो पास से उड़ता हुआ जाता था, धुआं उड़ता हुआ जाता था, जहाज़ पास से गुजरता था और उसका धुआं उड़ता हुआ जाता था। यूरोप हैड डिसअपीयर्ड फार बिहाइंड अस, और हम यूरोप को काफ़ी पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकल चुके थे, एंड वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, और हम तकरीबन यूरोप को भूल चुके थे या हम उससे बहुत दूर आ चुके थे। I often went down from the comfort of our cabin deck into the steerage with its tired rows of iron bunks. I often, मैं अक्सर, went down, चला जाता था, from the comfort of our cabin deck, अपने उस कैबन से, into the stale फरसूदा, steerage, ये जो पैसेंजर शिप होती है इसमें एक थर्ड क्लास का कमरा होता है, तो वहाँ चले जाता था मैं, विद इस टायर्ड रोज, इसकी टायर्ड तहों वाली रोज ऑफ आयरन बंक्स, रोज वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी, ऑफ आयरन बंक्स, जो लोहे के बने हुए बेड थे। आयरन बंक, बंक दीवार के साथ लगा हुआ जो बेड होता है उसे बंक कहते हैं, जैसे ट्रेन में होता है, या ये खासतौर पर जहाज़ में होता है, उसकी दीवारों के साथ लगे हुए। मैं अक्सर वहाँ चला जाया करता था, यानी अपने उस कैबिन को छोड़कर मैं नीचे जो थर्ड क्लास उसका एरिया था शिप का, उसमें जो लोहे के जहाज़ की दीवारों के साथ बेड लगे होते थे उनकी तरफ चला जाता था। सिंस द बोट वॉज गोइंग टू द फार ईस्ट, चूँकि ये मशरक़ बईद की तरफ जा रहा था जहाज़ हमारा, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरेज पैसेंजर्स वर चाइनीज़, तो इस थर्ड क्लास एरिया में जो ज़्यादातर मुसाफिर थे वो चाइनीज़ थे। स्मॉल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स, और इनमें छोटे लेवल के क्राफ्ट्समैन हुनरमंद थे, एंड ट्रेडर्स ताजिर थे। रिटर्निंग टू द मिडल किंगडम, जो इस मिडल ईस्ट की तरफ वापस आ रहे थे, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर इन यूरोप, यूरोप में कई सालों की मेहनत मुशक्क़त के बाद वो वापस आ रहे थे। बिसाइड्स दीज, और इन चाइनीज़ के अलावा, देयर वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अरब्स, और कुछ वहाँ पर अरब भी थे, फ्रॉम यमन, यमन से ताल्लुक़ रखने वाले, हु हैड कम ऑन बोर्ड एट मार्सलिस, जो मार्सलिस एक बंदरगाह का नाम है, जो मार्सलिस से सवार हुए थे, कम ऑन बोर्ड जहाज़ पर सवार हुए थे। तो वो भी जो यमन के अरब हैं, वो भी, उनका एक छोटा सा ग्रोह था, वो भी उसमें शामिल हो गया। दे आल्सो वर रिटर्निंग होम, वो भी घर की तरफ वापस जा रहे थे। द नॉइजेज एंड स्मेल्स ऑफ वेस्टर्न पोर्ट्स, मगरबी यानी मगरबी इलाके की जो बंदरगाहें थी उनकी स्मेल और शोरगुल वर स्टिल अबाउट देम, उनके आसपास अभी सुनाई दे रहा था। ये जो पोर्ट्स होती हैं इन पर ज़ाहिर है फ़िश का बहुत बड़ा वो बिज़नेस होता है, और फ़िश जो है ना वो जिस वक्त पानी से निकलती है अपनी डेड हालत को पहुंचती है तो वो इल स्मेलिंग हो जाती है। तो जो लोग वहाँ पर पोर्ट्स पर काम कर रहे हैं तो फिर उनके लिबास से, उनके जिस्म से भी इसी तरह की बदबू आती है। They were still living in the afterglow of the days when their brown hands had shoveled coal in the stokeholds of English, American or Dutch steamers. और ये जो लोग थे, मुसाफिर थे, they were still living in the afterglow, वो अभी तक उसी चमक दमक के साथ थे, उसी अंदाज में थे, of the days, उन दिनों के, when their brown hands, जब उनके ब्राउन हाथ, had shoveled, shovel बेलचे को कहते हैं, और बेलचे से खुदाई करना ये बतौर वर्ब भी इस्तेमाल होता है, शवल तो यहाँ बतौर वर्ब है। हैड शवल्ड कोयल, के कोयले के लिए उन्होंने खुदाई की थी, इन द स्टोक होल्ड्स ऑफ इंग्लिश, अमेरिकन और डच स्टीमर्स। स्टीमर जहाज़ है और जो स्टोक होल्ड है ये जहाज़ का वो हिस्सा होता है कि जहाँ पर बॉयलर या कोयले वो डाले जाते हैं। तो ये लोग भी वहाँ के बॉयलर के मज़दूर थे, और इन्होंने इंग्लैंड के, अमेरिका के या डच जो जहाज़ थे, स्टीमर यानी बहरी जहाज़ थे, उनमें इन्होंने काम किया था, और कोयले में काम करने की वजह से इनके हाथ वो ब्राउन हो चुके थे। दे वर स्टिल स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेंज फॉरेन सिटीज़,
और ये आपस में अजीबोगरीब शहरों की बातें कर रहे थे। न्यूयॉर्क, बुएनोस एयर्स, हैम्बर्ग, इन शहरों के बारे में वो बातें कर रहे थे। वंस caught by a sudden longing for the shining unknown, और कभी कभी वंस एक दफ़ा caught by a sudden longing, एक अजीब सी ख्वाहिश आई for the shining unknown, उस अजनबी शाइन की। they had let themselves be hired in the port of Aden, जब वो पोर्ट ऑफ अदन पर गए थे एज स्टोकर्स, बतौर कोयला डालने वाले, एंड कोयल ट्रिमर्स या कोयला खोदने वाले। यानी वो बातें करते करते जो अदन की पोर्ट थी वहाँ पर उन्होंने उसको जिक्र छेड़ दिया, उसको याद करना शुरू कर दिया। दे हैड गॉन आउट ऑफ देयर फेमिलियर वर्ल्ड, और फिर वो अपनी इस जानी पहचानी दुनिया से दूर चले गए। एंड थॉट दैट दे वर ग्रोइंग बियॉन्ड देमसेल्व्स इन एम्ब्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम्प्रीहेंसिबल स्ट्रेंजनेस। और उन्होंने महसूस किया, उन्होंने गौर किया, उन्होंने ये ख्याल किया कि शायद वो बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं दुनिया के ना समझ में आने वाली इस अजीब व गरीब हालत में। यानी ये जो मजदूर हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते ये अदन के पोर्ट की बात करते हैं। फिर वो स्ट्रीमर्स हैं, चूँकि ये स्टोकर्स हैं, ये वहाँ पर कोयला डालने वाले हैं, तो ये समझते हैं कि शायद ये इस दुनिया से कट ऑफ होकर किसी और अजीबोगरीब दुनिया में जा चुके हैं। बट सून द बोट वुड रीच अदन, लेकिन जल्द ही हमारा जो जहाज़ है वो अदन की उस बंदरगाह पर पहुंचा। एंड दोज टाइम्स वुड रीसीड इन द पास्ट, तो फिर वो वक्त पीछे की तरफ, रीसेड पीछे की तरफ हटना, तो ये जो माजी की तरफ जो वक्त था वो हट गया। दे वुड एक्सचेंज द वेस्टर्न हैट फॉर अ टर्बैन और अ कुफैया। इन लोगों ने, जो वहाँ पर वेस्टर्न लोग बैठे हुए थे, उनके हैट्स के साथ तबादला किया अपनी टर्बैन का, या अरबी में जिनको कफ़ैया कहा जाता था। इन्होंने एक दूसरे से वो निशानी के तौर पर उनसे वेस्टर्न पीपल्स उनके हैट ले, उनको अपनी टर्बैन्स दी, या जिसे कफ़ैया कहा जाता है। रिटेन द यस्टरडे ओनली एज अ मेमोरी एंड, और ताकि ये बात उनकी कल की यादों में शामिल हो जाए। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ रिटर्न टू देयर विलेज होम्स इन यमन, और फिर हर बंदा, वो जो अरबी थे, वो यमन में अपने अपने विलेज की तरफ चला जाए। वुड दे रिटर्न द सेम मैन एज दे हैड सेट आउट, क्या वो इसी तरह वापस आएंगे जैसे वो सवारी पर गए हैं, और एज चेंज्ड मैन, या बदल जाएंगे। हैड द वेस्ट कार्ड देयर सोल्स, क्या मगरिब में, यानी ये कल्चरल चेंज की बात कर रहा है राइटर, हैड द वेस्ट चेंज देयर सोल्स, क्या मगरिब ने उनकी रूहों को बदल दिया है, और ओनली ब्रश देयर सेंसेस, या सिर्फ उनके एहसासात को उन्होंने बदला है। यानी अब ये वही कल्चरल बातें हैं। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूरोप में या वेस्ट में और इस्लाम के दरमियान। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस दौर में भी पाई जाती थी, आज भी पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर उन्हीं बातों को इस राइटर ने अपनी इस बायोग्राफी के ज़रिए और बहुत सारे लेक्चर्स के ज़रिए, बहुत सारी बुक्स के ज़रिए इन्हीं बातों को डिस्कस किया है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनकी कोई ना कोई जो गैप है उसको फिल होना चाहिए। ये जो दोनों कल्चर्स के दरमियान गैप है और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको ख़त्म होना चाहिए। तो अब इन लोगों के बारे में जो वहाँ पर वेस्ट में काम करके अरब लोग आए हैं, इनके बारे में राइटर सोच रहा है कि क्या मगरिब में रहकर मगरिब के कल्चर को अडॉप्ट करके क्या उनका रूह भी बदल जाएगा, उनकी रूह भी बदल जाएगी, या उनके सिर्फ अभी जो सेंसेस हैं वो बदलेंगे।